1500 ईसा पूर्व में, ठीक है। इसके बाद होता है महावीर का जन्म। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में, ठीक है। कब? 540 ईसा पूर्व में। महावीर की मृत्यु मतलब महावीर का निर्माण होता है, ये होता है 468 ईसा पूर्व में। कब? 468 ईसा पूर्व में, ठीक है। इसके बाद है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म होता है कब? 563 ईसा पूर्व में। कब? 563 ईसा पूर्व में। और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण मतलब इनकी मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में होती है। सिकंदर का भारत आक्रमण कब होता है? सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है 326 से 325 ईसा पूर्व में। क्या? 326 से 325 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय, ये कब होती है? 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। कब होती है? 261 ईसा पूर्व में होती है अशोक द्वारा कलिंग पर विजय। विक्रम संवत आरंभ कब होता है? 58 ईसा पूर्व में। कब? विक्रम संवत आरंभ होता है 58 ईसा पूर्व में। शक संवत आरंभ होता है 78 ईसा पूर्व में। कब? 78 ईसा पूर्व में शक संवत आरंभ होता है, ठीक है। तो याद रखना, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व में, विक्रम संवत आरंभ होता है 58 ईसा पूर्व में, शक संवत आरंभ होता है 78 ईसा पूर्व में, ठीक है। इसके बाद हिजरी संवत। हिजरी संवत आरंभ होता है कब? 622 ईसा पूर्व में। कब होता है? 622 ईसा पूर्व में। फाहियान की भारत यात्रा होती है 405 से 11 ईसा पूर्व में। 405 से 411 ईसा ईसवी में होती है। ईसा पूर्व नहीं, ईसा है ये, ठीक है। क्या है? ईसा है, ठीक है। ये हर्षवर्धन का शासन, हर्षवर्धन का शासन था कब? 606 से 647 ईस्वी में। हर्षवर्धन का शासन था, शासन काल था 606 से 647 ईस्वी तक, ठीक है। मतलब हर्षवर्धन जो राजा था वो 606 से 647 तक था, ठीक है। हैंसांग की भारत यात्रा। हैंसांग की भारत यात्रा थी कब? 630 से 630 ईस्वी में हुई थी। हैंसांग की भारत यात्रा हुई थी 630 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में। कब? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। क्या? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191। किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है तराइन के प्रथम युद्ध में, ठीक है। तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या होता है? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है, ठीक है। कौन जीता है? पृथ्वीराज चौहान जीते हैं। लेकिन तराइन का द्वितीय युद्ध होता है ये 1192 में, एक साल बाद होता है, और इसमें ये होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है, ठीक है। फिर होता है 1206 में क्या होती है? गुलाम वंश की स्थापना होती है। 1206 में होती है गुलाम वंश की स्थापना, ठीक है। वास्को डी गामा का भारत आक्रमण कब होता है? 1498 वास्को डी गामा भारत आता है, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है। और पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556 में। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556 में, ये होता है अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है। अकबर और हेमू के बीच में होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 में, ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 में होता है। ये होता है मराठा और अफगानों के बीच। अफगानों में कौन था? अहमद शाह अब्दाली था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में होता है, मराठा और अफगानों के बीच होता है। अफगान सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। अकबर का राज्यरोहण। अकबर का राज्यरोहण हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। कब? जब पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, अकबर जीत जाता है, तो 1526 में राजा बन जाता है कौन? अकबर। तो अकबर का राज्यरोहण 1526 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दीन इलाही धर्म की स्थापना। दीन इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? 1582 में हुई थी। कब हुई थी? 1582 में हुई थी दीन इलाही धर्म की स्थापना। इसके बाद होता है प्लासी का युद्ध। ये होता है 1797 में प्लासी का युद्ध होता है, ठीक है। और बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, बक्सर का युद्ध होता है। 1797 में प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब हुआ? ये हुआ 1753 में स्थायी बंदोबस्त आया, ठीक है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में आया। बंगाल में प्रथम विभाजन। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था?
1909 में हुआ था पार्लियामेंट सुधार। क्या पार्लियामेंट सुधार हुआ था 1909 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक चला था, 4 साल चला था, ठीक है, 1914 से 1918 तक। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक। कब हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध? 1939 से 1945 तक हुआ था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन। क्या असहयोग आंदोलन कब होता है? 1920 से 22 तक चलता है, ठीक है, 1920 से शुरू होता है और 22 तक चलता है, 22 में समाप्त होता है। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? 1928 में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह 1930 में, ठीक है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन में हुआ था, यही दांडी मार्च निकाला गया था, ठीक है, साबरमती से दांडी तक यात्रा की गई थी। 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने ये यात्रा की थी। इसके बाद गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब होता है? ये होता है 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है, 1931 में होता है। कैबिनेट मिशन का आगमन कब होता है? 1946 में होता है। 1931 में ही भगत सिंह को फांसी दी गई थी, इस समझौते के बाद में दी गई थी, ठीक है। कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था 1946 ईस्वी में। महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? 1948 ईस्वी में की गई थी महात्मा गांधी की हत्या, ठीक है। इसके बाद होता है चीन का भारत पर आक्रमण। चीन का भारत पर आक्रमण कब किया गया था चीन द्वारा? 1962 में किया गया था, ठीक है। भारत और पाकिस्तान युद्ध 1965 में किया गया था, तभी फिर बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1965 में, युद्ध के बाद। तस्कन समझौता होता है 1966 में। कौन जाते हैं तस्कन समझौता में? लाल बहादुर शास्त्री जाते हैं, जहां पास इनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। इसके बाद तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब होता है? तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 में। कब होता है तालीकोटा का युद्ध? 1565 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, मतलब अंग्रेजों और मैसूर के मध्य होता है 1776 से 69 तक। कब? 1776 से 1769 तक। 1776 से 69 कौन कौन युद्ध लड़ता है? अंग्रेज लड़ते हैं और इसमें लड़ता है हैदर अली। कौन? हैदर अली का मध्य होता है, हैदर अली इसको हार जाता है। इसके बाद होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये होता है 1784 80 से 84 तक। यहाँ पास क्या होता है? 1782 में, 1780 से 1782 तक हैदर अली लड़ता और 82 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो फिर 82 से 84 तक कौन लड़ता है? टीपू सुल्तान लड़ता है, जो उसका बेटा था हैदर अली का, ठीक है। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी होता है अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य। यहाँ भी टीपू सुल्तान की हार होती है। किसकी हार होती है? टीपू सुल्तान हार जाता है, ये युद्ध अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य होता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, इसमें भी टीपू सुल्तान की हार और मृत्यु भी हो जाती है इस युद्ध के बाद, ठीक है, 1799 में। इसके बाद आता है कारगिल युद्ध, ये होता है 1999 में। भारत पाकिस्तान के मध्य हुआ था कारगिल युद्ध, ठीक है, 1999 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये हुई थी 1930 में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1931 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारत के कांग्रेस ने भाग लिया था, महात्मा गांधी ने इसमें हिस्सा लिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। कब हुआ था तृतीय गोलमेज सम्मेलन? 1932 में। कांग्रेस ने एक मात्र बार भाग लिया है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, जो कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए थे। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में होता है। क्या? क्रिप्स मिशन का आगमन होता है। इसके बाद आता है चीनी क्रांति। चीनी क्रांति कब हुई थी? ये हुई थी 1911 में, चीनी क्रांति हुई थी। चीनी क्रांति 1911 में हुई थी। और फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में होती है फ्रांसीसी क्रांति। रूसी क्रांति होती है 1917 में। तो चीनी क्रांति 1911 में, फ्रांसीसी क्रांति 1917। तो मैं आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद आई बटन पर क्लिक करके उसे जरूर देख लेना। मैंने उसमें कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन है सभी को कवर किया है, तो इसमें भी मैं कांग्रेस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अगर एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें ए.ओ. ह्यूम भी कहा जाता है, और ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। और स्थान पूछ लिया जाए तो बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। और दादा भाई नौरोजी ने ही इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया था, क्योंकि जब ये पार्टी बनी थी तो उस समय इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, और बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। इतना कुछ आपको कांग्रेस के बारे में पता होना चाहिए, और डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो 1885 के बाद 1916 का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है होम रूल आंदोलन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, तो आखिर ये है क्या, पहले इसके बारे में जान लीजिए। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की यह घटना है।
प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नरमपंथी दल था, उन्होंने ब्रिटेन की सहायता करने का निर्णय लिया। इसके पीछे ये कारण था कि अगर भारत ब्रिटेन का साथ देगा तब विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद जो ब्रिटेन है भारत को आज़ाद कर देगा। परंतु जल्दी कांग्रेस को ये पता चल गया कि जो अंग्रेजी सरकार है ऐसा नहीं करेगी, तो उन्होंने इसी के बीच होम रूल आंदोलन शुरू कर दिया। तो होम रूल आंदोलन कहाँ से प्रभावित है, ये कई बार पूछा गया है। तो होम रूल आंदोलन जो है वो आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था, और इसे दो लोगों ने शुरुआत की थी। सबसे पहले इसकी बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने। तो बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत पुणे के बेलगांव से की थी और एनी बेसेंट ने मद्रास से की थी। कई बार पूछा गया है कि बेलगांव से किसी ने शुरुआत की, तो बाल गंगाधर तिलक ने। इसे आप इजीली याद भी कर सकते हैं। देखिए बेलगांव और बाल, इसकी शुरुआत देखिए ना, बेल और बाल एक ही तरह से शुरू हो रहे हैं, तो इससे आप इसे याद रख सकते हैं इजीली। तो होम रूल आंदोलन के बाद अब हम देखते हैं रोलेट एक्ट। तो ये है घटना है 19 मार्च 1919 की। तो 1919 में 3 प्रमुख घटनाएं हुई थी और तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई हैं। पहला है रोलेट एक्ट, दूसरा आगे हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, और तीसरा है खिलाफत आंदोलन। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है और हिस्ट्री बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप इसे लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगी। तो जैसा कि हमने देखा होम रूल आंदोलन के समय क्या हुआ था कि जो भारतीय थे इन्होंने ब्रिटेन का साथ दिया था कांग्रेस से, ये सोच के कि भारत को आज़ाद कर देंगी, और उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने वो रोलेट एक्ट लेकर आ गए। तो रोलेट एक्ट क्या था, ये काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। मतलब अगर अंग्रेजी सरकार को किसी भी व्यक्ति पर शक हो जाता था तो वह उसे बिना अपील के और बिना दलील के उसे गिरफ्तार कर सकती थी। इसीलिए इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया, किसे, रोलेट एक्ट को। और रोलेट एक्ट के तहत ही सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये दोनों पंजाब के लोकप्रिय नेता थे, इन्हें 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए रोलेट एक्ट आया 19 मार्च 1919 को, और 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के जो 2 लोकप्रिय नेता थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को ही इसके तहत गिरफ्तार कर लिया गया। तो किया गया 10 अप्रैल को। उसके 3 ही दिन बाद 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल को वैसाखी मनाई जाती है। तो वैसाखी वाले दिन ही जलियांवाला बाग में का हत्याकांड हुआ था। तो इसमें क्या होता है, रोलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी, क्योंकि जो पंजाब के नेता था उन्हें गिरफ्तार किया गया था, इसलिए पंजाब में ये सभा बुलाई गई थी। और वहाँ पर शांतिपूर्ण विरोध चल रहा था कि हम अपने नेता को कैसे छुड़ाएं, और रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। पर जनरल डायर ने क्या किया, वहाँ पर उन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, और वो काफ़ी लोग उस समय मारे गए थे। और इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। इन्हें अंग्रेजी सरकार के द्वारा केसरी हिंद की तो उपाधि मिली थी महात्मा गांधी जी को, और सर की उपाधि मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर जी को। दोनों ने इस उपाधि को इस घटना के बाद त्याग दिया और इसे लौटा दिया वापस अंग्रेजी सरकार को। आज भी आप देखते हैं मीडिया में आपने खबर सुनी होगी, जब भारतीय सरकार से लोग असंतुष्ट होते हैं तो अपनी पद्म विभूषण की उपाधि, पद्मश्री की उपाधि लौटा देते हैं ना। आप सुनते हैं कि पुरस्कार लौटाए गए, तो उस समय भी महात्मा गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि उन्हें मिली थी और रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि मिली थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस घटना के बाद उन्होंने ये उपाधि लौटा दी थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने ये उपाधि लौटा दी थी। और इस घटना होने के बाद एक कमीशन बैठाया गया जिसे कहा जाता है हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन नियुक्त किया गया था इस घटना की जांच के लिए कि आप देखिए किसकी गलती थी, पर कुछ हुआ नहीं इसमें। और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार कि उन्होंने बताया कि सिर्फ 379 व्यक्ति ही मारे गए हैं, परंतु कांग्रेस समिति के अनुसार बताया गया कि लगभग 1000 व्यक्ति इस घटना के दौरान मारे गए थे। पर जो उस रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया कि सिर्फ 379 व्यक्ति ही मारे गए हैं। और आपको यह भी याद रखना है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसमें एक भारतीय था जिसने जनरल डायर का सहयोग किया था, उसका नाम था हंसराज। तो हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था उस समय। ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं किया, पर जब एग्जामिनर को जो शिफ्ट को टफ बनाना होता है तो ऐसा क्वेश्चन वो पुट कर देता है। इसलिए आप इसे भी याद रखिएगा कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था उस समय। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अब हम देखते हैं खिलाफत आंदोलन। ये भी 1919 की ही घटना है। तो 3 घटना है आपको याद रखनी है 1919 में। पहला रोलेट एक्ट, दूसरा उसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और तीसरा खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। तो आखिर खलीफा का पद क्या था जिसके समर्थन में भारतीय थे और ब्रिटेन इसके खिलाफ था? तो मैं आपको बताता हूँ, तुर्की में जो खलीफा का पद था ये मुसलमानों के लिए एक धार्मिक पद था। मतलब खलीफा का जो पद था इसे ये मुसलमानों के लिए एक धार्मिक पद था, जिसे ब्रिटेन सरकार क्या चाहती थी, उसे खत्म करना चाहती थी। इसलिए जो पूरी दुनिया के मुसलमान हैं इससे नाराज हो गए, और इसका जो असर भारतीय मुसलमानों पर भी देखने को मिला। भारतीय मुसलमान भी नाराज हो गए कि आप कैसे हमारे खलीफा का पद को मतलब खत्म कर सकते हैं। इसलिए ये आंदोलन हुआ जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। और भारत में इस खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो शौकत अली और मोहम्मद अली, इन 2 भाइयों ने इसकी शुरुआत की थी खिलाफत आंदोलन की। इन्हें अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ऐसा लिखा होता है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधु ने की, तो उनका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली, जिन्हें अली बंधु कहा जाता है। याद रखिएगा आप इसे। अब खिलाफत आंदोलन के बाद 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ और 1920 में असहयोग आंदोलन हो गया। 1 अगस्त 1920 को
महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया? क्योंकि असहयोग आंदोलन इसलिए शुरू किया गया क्योंकि हंटर आयोग ने कोई फैसला नहीं लिया और खिलाफत आंदोलन से भी कोई बात नहीं बन रही थी, इसलिए 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया। और असहयोग आंदोलन का मतलब ही है कि अंग्रेजी सरकार का सहयोग ना करना। आप देख रहे हैं ना, इस असहयोग, असहयोग का मतलब क्या है कि अंग्रेजी जो सरकार थी उसका बिल्कुल सहयोग ना करना। और इसमें क्या हुआ कि अगर आप देखेंगे तो जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय जो सभी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर ही भाग लिया। इस समय कई लोगों ने वकालत छोड़ दी, जो वकील थे उन्होंने वकालत छोड़ दी, जो अध्यापक थे उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया था, और जो भारतीय थे उन्होंने टैक्स देना भी बंद कर दिया था, ताकि किसी भी तरह जो अंग्रेजी हुकूमत है उस पर दबाव बनाया जाए। और लोगों ने बाद में जो है विदेशी कपड़े थे उसे भी जलाना शुरू कर दिया था। मतलब लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर उसमें समय भाग लिया था, और जो अंग्रेजी सरकार था उसका पूरा तरह से असहयोग आंदोलन उसके खिलाफ बहुत ही जोर तौर से चलाया था, पर इसका भी कोई बाद में परिणाम नहीं निकला था। और उस समय 1920 में यह आंदोलन चला था, और उसके 2 साल बाद चोरी चौरा कांड हो गया। बहुत ही प्रमुख घटना इतिहास की चोरी चौरा कांड। तो महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने क्या किया, गोरखपुर के एक थाना था चोरी चौरा, तो उसमें पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें क्या हुआ 23 पुलिस वालों की मौत हो गई। क्या हुआ था कि उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था और लोग अपना विरोध जता रहे थे, तो उसमें पुलिस ने क्या किया, अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी लोगों के ऊपर। तो जो भीड़ है वो गुस्सा में आ गई, तो उन्होंने क्या किया, जो भी थाना था उसमें आग लगा दी थी, और लोगों के जो पुलिस थे उसको भी उन्होंने आग में झोंक दिया था, और कई पुलिस वाले इसमें जख्मी हो गए थे। तो ये जो हिंसक घटना हो गई थी, इसके बाद गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, मतलब वहीं पर खत्म कर दिया, क्योंकि गांधी जी जो थे वो हिंसा के विरोध में थे ना। तो जो जो चोरी चौरा कांड हुआ था उसके बाद गांधी जी ने क्या किया, जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसे खत्म कर दिया। तो 1922 के बाद अब हम देखते हैं 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बीच में भी गांधी जी ने कई आंदोलन किए, पर मैंने उसको स्पेशल एक वीडियो में बता रखा है। गांधी जी से रिलेटेड जितने भी आंदोलन हैं सभी को मैंने उस वीडियो में बताया, छोटी सी वीडियो में, मैं आई बटन में उसका भी लिंक दे दूंगा, आप उसे जरूर देख लेना। इसमें मैं बस ये प्रमुख प्रमुख आंदोलन को ही कवर कर रहा हूँ। तो उसके बाद देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, गांधी जी ने की थी 12 मार्च 1930 को, और इसकी शुरुआत की थी दांडी मार्च से। तो ये आखिर आंदोलन गांधी जी को करना क्यों पड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन? इसका आंदोलन इसलिए करना पड़ा कि गांधी जी ने क्या किया, 31 जनवरी 1930 को कुल 11 मांगे रखी थी, जिसे कहा जाता है 11 सूत्रीय मांग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 11 सूत्रीय मांग, 11 मांगे थी इसमें। मैं आगे बताऊंगा कि वो कौन कौन सी 11 मांगे थी। तो वायसराय उस समय थे लॉर्ड इरविन, उनके सम्मुख क्या क्या गांधी जी ने 11 कुल मांगे रखी थी, और लॉर्ड इरविन ने क्या किया, उसे अस्वीकार कर दिया, मतलब उसे नहीं माना, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया, और काफ़ी जोरों से इस आंदोलन को शुरू किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही गोलमेज सम्मेलन शुरू हो गया। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जामिनर इनसे सवाल पूछता है और बहुत ही डीपली पूछता है, इसलिए मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे कवर किया है, ध्यान से सुनिएगा। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला हुआ था 1930 को, दूसरा हुआ था 1931 को, और तीसरा हुआ था 1932 को। तीनों लगातार हैं, इसलिए आपको याद करने में मुश्किल नहीं होगी। याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था 1930 को, उसी दौरान गोलमेज सम्मेलन शुरू हो गया। तो आखिर ये गोलमेज सम्मेलन क्यों शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना महात्मा गांधी को लंदन बुलाया जाए, और लंदन बुलाकर उन्हें कुछ प्रस्ताव दे उनके सामने रखे जाएं कि हम आपकी इतनी बातों को मान लेंगे और आप ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म कर दो। इसलिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन को रखा गया। तो इसे आप जैसे नाम के देख रहे हैं गोलमेज, गोलमेज मतलब राउंड टेबल, तो इसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, क्योंकि उस समय ये राउंड टेबल पर ही सम्मेलन हुआ था। आप इसका भी एक मतलब होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं रेक्टेंगुलर टेबल, यहाँ पर जो व्यक्ति बैठता है वो क्या होता है, वो हेड होता है। घर का जो आप डाइनिंग टेबल भी देखेंगे कि जहाँ पर सब बैठकर रोटी खाते हैं, वहाँ पर भी आप इस चेयर पर किसको बैठाते हैं, घर के जो मुखिया होते हैं, और बाकी फैमिली के मेंबर यहाँ पर बैठते हैं। पर जो राउंड टेबल होता है इसमें सभी बराबर हैं, कोई मुखिया नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। अगर राउंड टेबल में मीटिंग हो रही है मतलब सबके बराबर हैं। तो अंग्रेज बहुत चालाक थे, ये दिखाना चाहते थे कि हम भारतीयों को बराबर अधिकार दे रहे हैं, राउंड टेबल मीटिंग रख रहे हैं, मतलब कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, इसलिए उन्होंने गोल में सम्मेलन रखा। इसका भी अपना मतलब एक मकसद था उस समय उनका। तो आपको यह भी याद रखना है कि जो तीनों गोल में सम्मेलन हुए थे एक ही जगह पर हुए थे, कहाँ पर, लंदन में हुए थे। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और भी कई लोगों ने लिया था, पर हरदम एग्जाम में यही पूछा जाएगा, और ऑप्शन में आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही दिया होगा, इसलिए याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और जो तीनों गोलमेज सम्मेलन थे उस समय इंग्लैंड का एक ही प्रधानमंत्री था, जिसका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। याद रखिएगा कौन, रैमजे मैकडोनाल्ड। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे, लंदन में हुए थे। भीमराव अंबेडकर जी तीनों में भाग लिया था, और उस समय प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। तो अब देखते हैं पहला गोलमेज सम्मेलन। तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को। आपको बस 1930 याद रखना है, डेट आपको नहीं याद रखनी। और ये कहाँ पर हुआ था, तो सेंट जेम्स पैलेस जो कि लंदन में है, वहीं पर पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड इरविन वायसराय थे उस समय।
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया था, क्योंकि 1930 में क्या चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, सभी अंग्रेजों के विरोध थे, तो कैसे उसमें भाग लेंगे। इसलिए कांग्रेस ने और महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया था। और भाग किसने लिया था, तो मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां और मोहम्मद अली, इन तीनों ने उसमें भाग लिया था। तो पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग के किस नेता ने भाग लिया था, तो ऑप्शन में दिया होगा, तो आपको याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां और मोहम्मद अली, इन्होंने उसमें भाग लिया था। और दलित वर्ग के नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी इसमें भाग लिया था, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया ना कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो इस समय भी वो दलित वर्ग के नेता के रूप में गए थे वहाँ पर। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था इसमें, याद रखिएगा। पर कांग्रेस और महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद अब हम देखते हैं गांधी इरविन समझौता। तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन था वो अंग्रेजों ने क्यों रखा था, ताकि गांधी जी को बुलाया जाए और उनसे कुछ जो लुभावने प्रस्ताव उन्हें दिया जाए, और उसके बाद उन्हें कहा जाए कि जो आप सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे हैं इसे खत्म कर दीजिए। पर गांधी जी जब वहाँ पर पहुंचे ही नहीं, तो जो गोलमेज सम्मेलन का उसका मतलब कोई मतलब नहीं रह गया। इसलिए उसके बाद उसके ठीक ही बाद गांधी इरविन समझौता हुआ। तो गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और वायसराय, उस समय का वायसराय कौन था, मैंने बताया था ना, लॉर्ड इरविन था, तो उसी के बीच में ये समझौता हुआ, जिसे महात्मा गांधी का और इरविन के बीच में समझौता, इसलिए इसे गांधी इरविन समझौता कहा गया। तो उसमें लॉर्ड इरविन ने कुछ शर्तें रखी थी। पहली शर्त थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया जाए। दूसरी शर्त थी कि कांग्रेस जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन आए। और तीसरी शर्त थी कि जो ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार किया जा रहा है, मतलब जो वहाँ का उनके सामान का बहिष्कार किया जा रहा है, वो ना किया जाए। तो ये तीन शर्तें लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी के समक्ष रखी। तो महात्मा गांधी जी ने भी इसके बदले में क्या, वही अपनी 11 सूत्रीय मांग, 11 मांगे रखी थी। अगर आप अब मेरी ये 11 मांगों को मान लोगे तो मैं जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म कर दूंगा और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लूंगा। पर उस समय अंग्रेजों ने क्या कहा कि हामी भर दी कि हाँ, हम आपकी 11 मांगों के मान लेंगे और आप दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आ जाइए। पर बाद में उन्होंने इस मांग को माना नहीं, और बाद में महात्मा गांधी जी ने भी तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया और फिर से सविनय अवज्ञा को आंदोलन को शुरू कर दिया। मैं आगे आपको बताऊंगा, बस आप इतना समझिए कि उस समय उसने हामी भर दी और गांधी और इरविन के बीच में ये समझौता हो गया कि गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। तो अब हम देखते हैं, पहले 11 सूत्रीय मांग देख लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि कुल 11 मांग है जो गांधी जी ने उसमें इरविन के समक्ष रखी थी। और एग्जाम में आपको क्या होगा, 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से 3 मांगे होंगी और एक मांग है जो गांधी जी ने नहीं रखी होगी। और आपसे यही पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा गलत कथन है। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि अगर आपको 11 सूत्रीय मांग पता होगी तभी ना। तो पहली मांग गांधी जी ने रखी थी लॉर्ड इरविन के सामने कि पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध कर दिया जाए, शराब को बंद कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए। दूसरी मांग थी कि विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसा कर दी जाए। तीसरी मांग थी जो भूमि लगान है आधा हो और उस पर काउंसिल का नियोजन रहे। चौथी मांग थी कि जो नमक पर कर लग रहा है इसे समाप्त कर दिया जाए। पांचवी मांग थी कि जो सेना संबंधी व्यय है उसे कम से कम 50% की कमी हो, मतलब सेना पर ज़्यादा खर्चा ना हो। और छठवीं मांग थी कि जो बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन है उसे आधा कर दिया जाए। और सातवीं मांग थी कि जो विदेशी वस्त्रों के आयात पर जो निषेध कर लगे, जो आयात हो रहा है विदेशी वस्त्रों पर उस पर एक कर लगाया जाए जिसका नाम रखा है निषेध कर लगे। और आठवीं जो मांग थी वो थी कि भारतीय समुद्री तट पर केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रहे, मतलब जो भारतीय जहाज है उनके लिए सुरक्षित किया जाए उसे, और इसके लिए कानून का निर्माण हो। और नौवीं मांग थी कि जो सभी राजनीतिक बंदी हैं उन्हें छोड़ दिया जाए, मतलब जिन्हें को भी अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, बंदी बनाकर रखा हुआ राजनीतिक लोगों को, उनको छोड़ दिया जाए। और 10वीं मांग थी कि गुप्तचर पुलिस हटा दी जाए अथवा उस पर जनता का नियंत्रण रहे। मतलब अंग्रेजों ने क्या किया था ना, आपको पता है, रोलेट एक्ट लगाया था, मतलब किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर दिया जाए, जिसे गुप्तचर पुलिस कहा गया था, उससे उन्होंने गांधी जी ने कहा इसको हटा दिया जाए। और 11वीं मांग थी कि आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दी जाए, कि अगर किसी भी व्यक्ति को अपनी रक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति दी जाए। ये कुल 11 मांगे थी जो उस समय गांधी जी ने इरविन के समक्ष रखी थी, इसलिए आपको इसे पता होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 को। तो गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ, तो उसके समझौते के तहत क्या करना था कि गांधी जी को इस सम्मेलन में भाग लेना था। तो गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये कहाँ पर हुआ था, तो सेंट पॉल पैलेस, जो कि लंदन में है, क्योंकि तीनों सम्मेलन कहाँ पर हुए थे, तो लंदन में ही हुए थे। और उसमें वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो उस समय वायसराय था। पहले सम्मेलन में कौन वायसराय था, लॉर्ड इरविन, और दूसरे में लॉर्ड लिनलिथगो। तो कौन कौन से सदस्य ने इसमें भाग लिया था, तो मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना आए थे, और दलित वर्ग के नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इन्होंने तो तीनों ही सम्मेलन में भाग लिया था। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि कौन आए थे, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से लंदन आए थे। SSC में कई बार पूछा गया कि महात्मा गांधी जी किस जहाज से लंदन आए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो याद रखिएगा SS राजपूताना जहाज से। और जब महात्मा गांधी जी लंदन आए थे तो एक फ्रैंक मॉरिस अंग्रेज व्यक्ति था, उसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था उस समय। याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो फ्रैंक मॉरिस ने जब
गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन आए थे, तो उस समय फ्रैंक मोरिस ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद अब हम देखते हैं तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पूछा नहीं जाता, बस आप इसकी डेट याद रखिएगा। जो पहला 30 में हुआ था, दूसरा 31 में, ये 32 में, वह लंदन में ही था। तो उसके बाद जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद जब गांधी जी ने भाग लिया, पर जो 11 सूत्रीय मांग रखी थी गांधी जी ने, उसको अंग्रेजी सरकार ने माना नहीं। उन्होंने बस इसलिए हमें भर दिया था ताकि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग ले, पर जब उन्होंने माना नहीं तो कांग्रेस ने उसके बाद इसका भी बहिष्कार कर दिया। और मतलब फिर ये क्या हुआ, यह सम्मेलन भी पूरी तरह से असफल रहा इसमें, क्योंकि कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया, महात्मा गांधी जी ने भाग ही नहीं लिया। और उन्होंने फिर से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को थोड़े समय के लिए स्थगित किया था, उन्होंने फिर से उसकी शुरुआत की थी। तो यहाँ पर तीनों गोलमेज सम्मेलन खत्म होते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं पूना समझौता। तो पूना समझौता क्या है, जैसे 1930, 31, 32 तीनों सम्मेलन हुए, तो 1932 में क्या हुआ, पूना समझौता। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू किया तो अंग्रेजों ने क्या किया, उन्हें जेल में डाल दिया। कहाँ के जेल में, तो यरवदा जेल, ये पुणे में है, वहाँ पर महात्मा गांधी जी को बंद कर दिया गया। तो उसी समय महात्मा गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे पूना समझौता कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है। अभी जो आरआरबी के पेपर चल रहा है एनटीपीसी का, उसमें ये पूछा गया था कि जो पूना समझौता हुआ ये किसके बीच में हुआ था। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में पूना समझौता हुआ था। कहाँ पर, यरवदा जेल में, क्योंकि उस समय गांधी जी को यरवदा जेल में बंद किया गया था। और इसका परिणाम क्या निकला, क्योंकि मतलब कि जो समझौता हुआ अम्बेडकर जी के बीच में और महात्मा गांधी जी के बीच में, इसका परिणाम क्या निकला। तो क्या हुआ, जो केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए जो सुरक्षित रिजर्व सीटें होती हैं उसे 18% बढ़ा दिया गया। आज भी आप देखते हैं ना कि लोकसभा राज्यसभा में एससी कास्ट के लिए हो या एसटी जाति के लिए वहाँ पर रिजर्व सीटें होती हैं, तो उस समय भी केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% बढ़ा दिया गया। और जो प्रांतीय विधानमंडल था उसमें पहले दलित वर्ग की 71 सीटें थी, 71 थी, और जिसे बढ़ाकर 148 कर दिया गया। दोनों याद रखिएगा, पूना समझौता। तो पूना समझौता के बाद ये हुआ था अपना 1932 को। उसके बाद हम आते हैं सीधा 1940 में। तो 1940 में पाकिस्तान की मांग उठ पड़ी। तो पाकिस्तान की मांग किसने की, तो 24 मार्च 1940 को लाहौर का अधिवेशन हुआ था। इसकी मैंने चर्चा की थी ना कांग्रेस के अधिवेशन में, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा जरूर देख लीजिएगा, मैंने सभी अधिवेशन की उसमें विस्तार से चर्चा की है। तो 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन हुआ। मुस्लिम लीग ने इसमें पाकिस्तान की मांग की। मुस्लिम लीग के नेता कौन थे प्रमुख, अपने जिन्ना साहब, उन्होंने ही इसकी मांग की कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। तो उसके बाद 1947 को 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना आई। तो माउंट बेटन योजना के तहत उस समय वायसराय थे माउंट बेटन। तो 3 जून 1947 को वायसराय माउंट बेटन ने भारत के विभाजन की योजना रखी और उन्होंने भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया। तो भारत जो है 15 अगस्त 1947 को अपनी आज़ादी मनाता है और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को अपनी आज़ादी मानता है। वो मानता है कि मैं 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था पाकिस्तान। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है, सीमा रेखा है, उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। तो उस समय 1947 को क्या हुआ था, ये आप देख रहे हैं, ये जो पाकिस्तान है इसे पश्चिमी पाकिस्तान, इधर वाले पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है ये पाकिस्तान से ही आज़ाद हुआ है, इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। तो उस समय इसके जो रेड क्लिफ रेखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि माउंट बेटन ने तो इसकी योजना रखी थी कि अलग कर दिया जाए, पर रेड क्लिफ को इसकी मतलब कार्यभार सौंप दिया कि आप पूरे भारत का जो है नक्शा, इसको भारत को पाकिस्तान से अलग कीजिए। तो वो बैठा, उसने नक्शा रखा। रेड क्लिफ कभी भी, आपको बात बता दूं कि रेड क्लिफ कभी भी भारत नहीं आया था। मतलब उसने ये नहीं देखा कि भारत में क्या है, कुछ नहीं, बस उसने नक्शा रखा और जो भी इस तरफ के थाने थे, मतलब सभी थानों को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब आप देखते हैं ना आपके इलाके का थाना होता है, उसमें उसने क्या किया, जो भी इधर के थाने थे सभी को आपस में खींच दिया, लाइन खींच दी, और इधर बैठा इधर भी लाइन में खींच दी, इधर भी थानों को मिला दिया और कहा कि ये पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान हो गया और ये पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। और आप देखते होंगे कि उसमें कई लोगों के खेत क्या हुआ भारत में थे और घर पाकिस्तान में, इसी कारण कि उसने बैठा, उसने बस इधर लाइन खींच दी कि भाई ये इतने जो थाने हैं सबको आपस में कनेक्ट कर दिया और कह दिया कि भाई ये पाकिस्तान बन गया। उसको ये नहीं पता था कि भाई थाने कहाँ, किसी खेत कहाँ पर है, घर कहाँ पर है, कुछ नहीं, बस उन्हें ऐसे नक्शा रखा और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। तो ये तो एक फैक्ट था, मैं आपको बता रहा हूँ। तो बस आपको तो ये याद रखना है कि रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है इसको, और माउंट बेटन योजना के तहत अलग किया गया था। उसके बाद आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट है भूदान आंदोलन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 1951 को विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। तो उन्होंने ये भूदान आंदोलन क्या है इसके बारे में बताता हूँ। तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत की आज़ादी के बाद ये देखा गया था कि जो ज़्यादातर ज़मीनें थी वो ज़मींदारों के पास थी, क्योंकि उन्होंने कब्जा कर रखा था। और जो भारत के जो बेचारे किसान थे, गरीब थे, उनके पास कोई ज़मीन नहीं थी। तो विनोबा भावे ने उनसे ज़मीनों को, जो जमींदार थे, उनसे जमीनों को दान देने को कहा कि आप दान दीजिए, और इसे भूदान आंदोलन कहा गया। तो लोगों ने दान दी भी। जो जमीन, आर्यों का आगमन कब हुआ था, 1500 ईस्वी पूर्व में। भारत में आर्यों का आगमन हुआ था 1500 ईस्वी पूर्व में। और महावीर का जन्म हुआ था 540 ईस्वी में। महावीर का जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व। और महावीर का निर्माण हुआ था 468 ईस्वी पूर्व में। महावीर का निर्माण हुआ था 468 ईस्वी पूर्व में।
और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 326 से 325 ईस्वी पूर्व में। 326 से 325 ईस्वी पूर्व। और अशोक द्वारा कलिंग पर विजय हुई थी 261 ईस्वी पूर्व में। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? तो 58 ईस्वी पूर्व में हुआ था। विक्रम संवत का आरंभ हुआ था 58 ईस्वी पूर्व में। और शक संवत का आरंभ हुआ था 78 ईस्वी में। शक संवत का आरंभ कब हुआ था फ्रेंड्स? 78 ईस्वी में। और हिजरी संवत का आरंभ 622 ईस्वी में हुआ था। हिजरी संवत का आरंभ। फाहियान की भारत यात्रा 405 से 411 ईस्वी में हुई थी। हर्षवर्धन का शासनकाल कब तक था? 606 से 647 ईस्वी तक। हर्षवर्धन का शासनकाल था 606 से 647 ईस्वी तक। हेनसांग की भारत यात्रा थी 630 ईस्वी में। हेनसांग की भारत यात्रा थी 630 ईस्वी में। और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में। और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। और गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1206 ईस्वी में। और वास्को डी गामा भारत कब आया था? 498 ईस्वी पूर्व में समुद्री रास्ते से भारत आया था। पुर्तगाल का व्यापारी था वास्को डी गामा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था फ्रेंड्स 1526 ईस्वी में। और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। और अकबर का राज्यारोहण हुआ था 1556 ईस्वी में। अकबर का राज्यारोहण हुआ था 1556 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? तो हुआ था 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी हुआ था। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में हुई थी। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में हुई थी। और प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में हुआ था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में। और बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था बंगाल का प्रथम विभाजन। और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? 1906। और मार्ले मिंटो सुधार हुआ था 1909 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार हुआ था 1909 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 ईस्वी तक। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो हुआ था 1920 से 1922 तक। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी तक हुआ था। और साइमन कमीशन का आगमन हुआ था 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी में हुआ था। और दांडी मार्च नामक सत्याग्रह हुआ था 1930 ईस्वी में। दांडी मार्च नामक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। और कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था फ्रेंड्स? तो हुआ था 1946 ईस्वी में। और महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 1948 ईस्वी में। महात्मा गांधी की हत्या 1948 ईस्वी में हुई थी। चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। चीन का भारत पर आक्रमण 1962 ईस्वी में हुआ था। भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी में। भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था। और ताशकंद समझौता हुआ था 1966 ईस्वी में। ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में हुआ था। और तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध ये 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ था। प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध।
और द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध। और तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी में हुआ था। और चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स। कारगिल का युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था 1999 ईस्वी में। कारगिल का युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन को देखा जाए तो सीरीज वाइज से 1930, 1931 और 1932 तक। क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था 1942 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 ईस्वी में हुआ था। और चीनी क्रांति हुई थी 1911 ईस्वी में। चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में हुई थी। और फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में। और रूसी क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स ये थे इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसे डेली वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करें। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स ये है 2500 से 1800 ईस्वी पूर्व में ये क्या हुआ था। इस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो सिंधु वैली सिविलाइजेशन था, इसी समय पर माना जाता है कि इसी समय पर वो विकसित, मतलब कि भारत में इसी समय पर ही सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है, जो कि एक नगरीकरण सभ्यता थी, मतलब कि उसमें पूरी तरह से डेवलप्ड सारी चीज़ें, नालियाँ वगैरह, घर और इतनी अच्छी तरह से डेवलप्ड थे जैसे कि आज की, मतलब कि आज के जो शहरी टाइप के इलाके होते हैं उस तरह से उस जमाने में इतने साल पहले एक डेवलप्ड जो सभ्यता थी उस समय पे, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था। और दूसरा क्या है तो 599 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक है, और इसके बाद अगला पॉइंट क्या है तो ये है 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसमें जितने पॉइंट मैं बताता जा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप एक एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा। ठीक है, और अगला है 483 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था तो ये ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का निर्माण प्राप्त, मतलब कि जो गौतम बुद्ध थे 563 ईस्वी पूर्व में तो उनका जन्म हुआ था। और 483 ईस्वी पूर्व में जो गौतम बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ था, मतलब जिनकी मृत्यु हो गई थी तो उसे निर्वाण कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद ये क्या है अगला 327 से 326 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था तो सिकंदर द्वारा भारत की खोज एवं यूरोप व भारत के मध्य भूमि मार्ग की शुरुआत। जो सिकंदर था फ्रेंड्स, महान राजा सिकंदर, तो उसने क्या किया था, उसने भारत की खोज की थी और भारत में आया था उस समय पर। और यूरोप व भारत के मध्य, यूरोपी जो यूरोप है, यूरोप महाद्वीप, उसके और भारत के मध्य में भूमि मार्ग, जो भूमि से आने जाने वाला रास्ता की शुरुआत हुई थी रास्ते की। ठीक है, उसी समय पे। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स 269 से 232 ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक का काल, मीन्स सम्राट अशोक जो था, महान राजा सम्राट अशोक, तो उसका काल कब से कब तक था तो 269 से 232 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, इसके बाद क्या है 261 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था तो एक कलिंग का युद्ध, जो किसके समय पे हुआ था, अशोक जो है उसका जो सबसे एक भयंकर और महान युद्ध माना जाता है तो वो कलिंग का युद्ध माना जाता है, जिसमें भीषण नरसंहार हुआ था। और इसी युद्ध के बाद में जो सम्राट अशोक था उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक है, और इसके बाद 57 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था तो ये विक्रम काल की शुरुआत, जो विक्रम काल की शुरुआत हुई थी कब तो 57 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, इसके बाद 30 ईसा पूर्व में क्या हुआ था तो ये दक्कन में सातवाहन वंश का आरंभ हुआ था। जो सातवाहन वंश था जिनकी राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान पैठन करके थी, उसका आरंभ हुआ था 30 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, और दक्षिण में पांड्य शासन, जो पांड्यों का शासन हुआ था। ठीक है, दक्षिण के साइड में इसी समय पर। और इसके बाद 78वीं ईस्वी सन, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ईसा पूर्व की बात हो रही थी ऊपर, और नीचे यहाँ पर ईस्वी सन आ गया है, जो कि जो ईसा मसीह थे उनके जन्म के बाद का समय है ये 78 ईस्वी सन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था 78 ईस्वी सन में शक संवत का आरंभ हुआ था। ठीक है, जो हमारे कैलेंडर आप लोग देखते हैं कि भारतीय जो हिंदी कैलेंडर होते हैं वो शक संवत पर ही चलते हैं। ठीक है, इसके बाद और 320 ईस्वी सन में क्या हुआ था, गुप्त काल का आरंभ, जो गुप्त वंश था उसका जो शासन काल का आरंभ हुआ था। ठीक है, 320 ईस्वी सन में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है तो नेक्स्ट पॉइंट है
360 ईस्वी सन में क्या हुआ था, समुद्रगुप्त ने संपूर्ण उत्तर भारत तथा दक्कन के अधिकांश भाग को जीत लिया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। जो गुप्त वंश का एक राजा था समुद्रगुप्त, उसने जीत लिया था कहाँ? तो भारत और दक्कन के अधिकांश भागों को जीत लिया था। भारत का जो उत्तर वाला भाग था और दक्कन का अधिकांश क्षेत्र को। कब? तो 360 ईस्वी सन के समय। ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में एक और जो पॉइंट है फ्रेंड्स, वो क्या है? तो ये है कि समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद 13वां जो पॉइंट है वो क्या है? 380 से 413 ईस्वी के समय पर क्या हुआ था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे उनका शासनकाल हुआ था। ये कहाँ पे शासन करते थे फ्रेंड्स? तो ये मध्य प्रदेश के जो उज्जैन वाला इलाका था, तो उज्जैन को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था और इनका जो विस्तार था तो ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में था। उज्जैन इनकी राजधानी थी। और कालिदास जो थे, इन्हीं के शासनकाल के समय पर कालिदास, जो महान कवि कालिदास हैं, जिन्हें कालिदास को शेक्सपियर भी कहा जाता है भारत का, तो इन्हीं के शासनकाल के समय ये हुए थे। ठीक है। इसके बाद क्या है? 606 से 647 ईस्वी में क्या हुआ था? हर्षवर्धन, जो हर्षवर्धन हिंदू राजा था हर्षवर्धन, उसका शासनकाल था उस समय पर। ठीक है। इसके बाद 629 से 645 ईस्वी सन में क्या? तो हेनसांग की भारत आगमन। जो हेनसांग था एक चीनी यात्री, वो इसी समय पर भारत में आया था। ठीक है। किसके शासनकाल में आया था? तो 600, ये हर्षवर्धन का जो शासनकाल था उसी के समय पर आया था और ये कई वर्षों तक भारत में रहा भी था। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है, अगला ये है 711 ईस्वी सन में क्या हुआ था? तो मोहम्मद बिन कासिम, जो एक जो मुस्लिम राजा था, शासक था, तो उसने क्या किया था? उसने अरबों का जो सिंध प्रदेश था इस पर आक्रमण कर दिया था। कब? तो 711 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद क्या है? 1191 ईस्वी सन में क्या हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध, जो तराइन का प्रथम युद्ध था, किसके किसके बीच हुआ था फ्रेंड्स? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हो गई थी। ठीक है। पहले तराइन के प्रथम युद्ध में। और तराइन के द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1992 में ये भी पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य हुआ था, मोहम्मद गौरी के मध्य। जो और इसमें क्या हुआ था? तो इसमें पृथ्वीराज चौहान जो हमारे भारत के राजा थे, दिल्ली और अजमेर के क्षेत्र में जो राज्य करते थे, तो उनकी पराजय हो गई थी और उसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी। जो तराइन के द्वितीय युद्ध में, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है फ्रेंड्स कि तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई थी और तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी हार हुई थी, या फिर डेट पूछ लेता है कि कब कब ये युद्ध हुए थे। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। 1221 ईस्वी सन में चंगेज खान के द्वारा प्रथम मंगोल आक्रमण, मंगोलों का जो प्रथम आक्रमण भारत में कब हुआ था? तो ये चंगेज खान के द्वारा किया गया था 1221 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं एक पॉइंट और अगला देखते हैं पॉइंट क्या है फ्रेंड्स। तो ये है 1236 ईस्वी सन में 1236 ईस्वी सन में दक्षिण भारत में विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी। कब? 1336 फ्रेंड, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है। और इसके बाद क्या है? 1343 ईस्वी में क्या हुआ था? तो दक्षिण भारत में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है। ये देखिए दोनों आसपास ही इनकी स्थापना हुई थी, लगभग 4-7 साल का अंतर है इनमें। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1336 में, और बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1343 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद क्या है अगला पॉइंट? 1398 ईस्वी सन में क्या हुआ था? तो तैमूर लंग, जो बाबर था उसके फैमिली से था, जो दादा परदादा ये तैमूर लंग था, उनका बाबर का दादा समथिंग था, तो वो भारत पर उसका आक्रमण कब हुआ था? तो 1398 में। ठीक है ना। ये मुझे कंफर्म नहीं है कि तैमूर लंग जो आई थिंक दादा या पापा ऐसा कुछ था इसका बाबर का। ठीक है। तो ये उसी समय पर 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण हुआ था। इसके बाद 1469 ईस्वी सन में क्या हुआ था? तो ये है गुरु नानक जी का जन्म, जो सिखों के गुरु हुए हैं गुरु नानक जी, उनका जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी सन में। ठीक है। इनका जन्म हुआ था। इसके बाद जो है
1498 ईस्वी सन में किसका क्या हुआ था? तो 1498 में 20 मई को वास्को डी गामा का समुद्र मार्ग से भारत पहुंचे। जो पुर्तगाल का एक नागरिक था वास्को डी गामा, वो समुद्र से होते हुए कहाँ पहुंचा? तो भारत में पहुंचा। कब? तो 1498 को 20 मई को, ठीक है। वास्को डी गामा पहली बार जो यूरोपी था, जो ये मतलब पुर्तगाल का था, जो भारत में आया था, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? 1556 ईस्वी सन में पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के मध्य, किसके मध्य? 1556 में तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू। और प्रथम पानीपत का युद्ध किसके मध्य हुआ था फ्रेंड्स? तो वो हुआ था जो बाबर था और इब्राहिम लोदी, इन दोनों के मध्य 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसके बाद क्या है अगला पॉइंट? अगला पॉइंट है 1565 ईस्वी सन में अकबर द्वारा जजिया कर का अंत। एक जजिया कर लगाया जाता था उस समय मुस्लिम शासनकाल के समय ही, तो जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने भी वो लगाया था और वो धीरे धीरे चला आ रहा था। लेकिन जो अकबर जब का शासनकाल आया तो अकबर ने 1565 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया, अंत कर दिया उसका, ठीक है। और फिर क्या हुआ? 1576 ईस्वी सन में क्या हुआ? तो ये हल्दी घाटी का युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया। जो महाराणा प्रताप थे, जो मेवाड़ के राजा थे उस समय पर, तो उसको हल्दी घाटी का एक युद्ध हुआ, काफ़ी प्रसिद्ध युद्ध है 1576 ईस्वी में। तो अकबर ने उस युद्ध में महाराणा प्रताप को हरा दिया था, ठीक है। इसके बाद अगला जब देखते हैं अगला क्या है, तो अगला पॉइंट है फ्रेंड्स 1600 ईस्वी सन में क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की अंग्रेजों के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 ईस्वी में स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके बाद 1605 ईस्वी सन में क्या हुआ? तो ये अकबर की मृत्यु हो गई 1605 में, और सूरत में अंग्रेजों के द्वारा प्रथम कोठी की स्थापना की गई, ठीक है। कहाँ पर? तो सूरत, जो सूरत है गुजरात का जो एक शहर है सूरत, वहाँ पर किसकी स्थापना की गई? तो अंग्रेजों के द्वारा प्रथम कोठी की स्थापना की गई अपने व्यापार वगैरह करने के लिए। इसके बाद क्या हुआ? 1627 ईस्वी सन में शिवाजी का जन्म। जो मराठों के जो प्रमुख जो स्थापना की थी मराठा साम्राज्य की, शिवाजी, उनका जन्म 1627 ईस्वी सन में हुआ। इसके बाद 1668 ईस्वी सन में क्या हुआ? सूरत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री। देखिए पहले जो अंग्रेज थे वो आ गए थे भारत में, उसके बाद 1668 में सूरत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित कर दी गई थी, ठीक है, फ्रांस के लोगों ने। और इसके बाद जो अगला पॉइंट क्या है? तो अगला पॉइंट है 1707 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। 1627 में उनका जन्म हुआ था शिवाजी का, और इसके बाद 1707 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और 1714 ईस्वी सन में क्या हुआ? बालाजी विश्वनाथ के द्वारा पेशवा वंश की स्थापना की गई 1714 ईस्वी में। इसके बाद क्या है? 1739 ईस्वी सन में क्या हुआ? तो ये नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ। नादिर शाह, ठीक है फ्रेंड्स, और मयूर सिंहासन को इसने ईरान ले गया। जो नादिर शाह था फ्रेंड्स, इसने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया, और एक मयूर सिंहासन जिस पर कौन? शाहजहां बैठा करता था, दिल्ली में लाल किले में रखा था। ये काफ़ी ऊंचाई पर ही रखा गया था, और यहीं पे जो शाहजहां था तो वो बैठा करता था, जिसका नाम मयूर सिंहासन था। कहा जाता था कि इसमें काफ़ी ज़्यादा हीरे मोती से जड़ा हुआ ये सिंहासन था। तो जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया तो फिर ये उसे आक्रमण करने के बाद ये मयूर सिंहासन को लेके चला गया था, ठीक है, यहाँ से भारत से। इसके बाद 1757 ईस्वी में क्या हुआ? तो प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। प्लासी का युद्ध किसके? सिराजुद्दौला, जो बंगाल का उस समय पर नवाब था, और ये क्लाइव, जो उस समय बंगाल का जो गवर्नर था, उसके मध्य ये युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध क्लाइव ने क्या किया? तो सिराजुद्दौला को हरा दिया था क्लाइव ने, ठीक है, 1757 ईस्वी सन में। इसके बाद 46वां पॉइंट क्या है? 1760 ईस्वी सन में क्या हुआ? तो बॉन्डीवास का युद्ध हुआ, और भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत। जो बॉन्डीवास का युद्ध हुआ था भारत में 1760 ईस्वी में, तो ये इसमें फ्रांसीसी शक्ति जो है उसका अंत हो गया था। उसमें अंग्रेजों ने फ्रांस को हरा दिया था, जिसमें फ्रांस के जो लोग थे, जो मतलब व्यापारी आए थे, वो कमजोर पड़ गए थे, और उसकी शक्तियों का अंत हो गया था फ्रांस की, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स 1761 में ईस्वी सन में पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी सन में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। कब? 1761 में पानीपत का तृतीय। पहला कब हुआ था? 1526। दूसरा कब हुआ था?
1756 में, और जो तीसरा है कब है 1761 में। ठीक है, तीनों की डेट आप याद रखिएगा, तीनों मैंने इसमें बता दिया है। इसके बाद 1764 ईस्वी सन में क्या हुआ, बक्सर का युद्ध और बंगाल में द्वैध शासन। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 ईस्वी सन में, और बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दी गई थी। और 1773 ईस्वी सन में क्या हुआ, तो रेगुलेटिंग एक्ट। आपको पता है कि उस समय अंग्रेजों का शासन काफ़ी ज़्यादा विस्तार हो गया था भारत में, तो उन्होंने उस समय 1773 में क्या पारित किया था अंग्रेजों के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 1799 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1799 ईस्वी में चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ, चौथा जो मैसूर युद्ध था, और टीपू सुल्तान की 1799 में मृत्यु हो गई, जो कि मैसूर का उस समय पर राजा हुआ करता था। ठीक है, और मैसूर का विभाजन हो गया। ठीक है, और इसके बाद फिर पॉइंट क्या अगला, 1818 ईस्वी सन में चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। कब, 1818 में चौथा अंग्रेजों और मराठों के बीच में युद्ध हुआ। इसके बाद 1833 ईस्वी सन में क्या हुआ, ब्रह्मा समाज के संस्थापक जो राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने सती प्रथा वगैरह का समाप्त करवाया था, तो उनकी मृत्यु हो गई थी 1833 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो क्या है, 1835 ईस्वी में मैकाले के सुझाव पर, किसके सुझाव पर, मैकाले के सुझाव पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम घोषित कर दिया गया। मतलब भारत में अंग्रेजी माध्यम जो है वो शिक्षा का माध्यम होगी, किसके सुझाव पर ये घोषित किया गया, तो मैकाले के सुझाव पर। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है ये क्या है फ्रेंड, तो ये है 1853 में ईस्वी सन में बम्बई से थाड़े तक की पहली रेल लाइन का उद्घाटन हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स कि जो पहली रेल लाइन का उद्घाटन कब हुआ था, तो ये 1853 में हुआ था। तिथियां जरूर पूछा जाता है, तो ये बच्चों पिछले बोर्ड की परीक्षाओं में सब पूछे गए हैं तिथियां, तो मोस्ट इंपॉर्टेंस रहेगा। आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है राज्यारोहण कब हुआ था। तो बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यारोहण हुआ था 321 दे सकता है, 322, दोनों 321 या 322 ईसा पूर्व में, मतलब ये भी दे सकता है ये भी दे सकता है। अगला देखेंगे तिथि में बच्चों हम लोग, मौर्य साम्राज्य का पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंत, यानी मौर्य साम्राज्य का पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो है अंत हुआ था 185 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला बच्चों कि कनिष्क का राज्यारोहण, तो कनिष्क का जो राज्यारोहण हुआ था ये जो है लगभग 78 ईस्वी में हुआ था, और 78 ईस्वी को हम लोग शक संवत मनाते हैं, जो भारत का क्या है कैलेंडर माना जाता है। नेक्स्ट है गुप्त शासन का आरंभ। गुप्त शासन जो आरंभ हुआ था ये जो है 320 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अरबों का सिंध पर विजय, तो अरबों का जो सिंध पर विजय हुई थी 712 ईस्वी में, और 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने जो है भारत पर जो है आक्रमण किया था। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ने भारत में गुलाम वंश की नींव डाली थी, तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव डाली थी। गुरु नानक का तलवंडी में जन्म, यानी गुरु नानक का जो जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में तलवंडी हुआ था। तलवंडी अब बच्चों पाकिस्तान में है। अगला है कि गौतम बुद्ध का लुम्बिनी में जन्म, यानी गौतम बुद्ध का जो है लुम्बिनी में जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, नेपाल की तराई में हुआ था। लुम्बिनी के नेपाल की तराई में हुआ था। अगला है जो ट्रिक्स है हम लोग याद कर लेंगे 2 सेकंड में कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था, तो चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। देखो ट्रिक्स कैसे याद करेंगे बच्चों, यहाँ है चंपा, इसको बनाएंगे चंपा श्रुति। चंपा श्रुति खाने से क्या होता है, खतरा रहता है, यानी कैंसर हो सकता है। खतरा बनाएंगे 17, यानी 17 खतरा। देखो चंपा श्रुति से खाने से कैंसर हो जाता है, 17 बना लेंगे हम लोग जो है खतरा, 17 खतरा। तो चंपा हो जाएगा। चंपारण आंदोलन कब हुआ था, 1917 में। नेक्स्ट है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था बच्चों, देखो ये भी ट्रिक्स है। चौरी चौरा 2 बार आया है, चौ 2 बार आया है, और यहाँ भी 2 बार आया है। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 में। चौ 2 बार, यहाँ भी 2 बार। नेक्स्ट है बारदोली में किसान आंदोलन, तो बारदोली में किसान आंदोलन 1928 ईस्वी को हुआ था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार के बाद बारदोली की महिलाएं जो है, बारदोली कहा है बच्चों, गुजरात में बारदोली की महिलाओं ने दिया था सरदार की उपाधि। अगला है कि अकबर का अहमदनगर पर अधिकार कब हुआ था, 1601 ईस्वी में। 1601 ईस्वी में अकबर का अहमदनगर पर अधिकार हुआ था। अकबर की मृत्यु कब हुई थी, तो 1605 ईस्वी में हुई थी। 2 बार पढ़ोगे तो 1 बार याद हो जाएगा। अकबर की जो मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि औरंगजेब का जो है आगरा में राज्याभिषेक, तो औरंगजेब का आगरा में राज्याभिषेक जो है 1658 ईस्वी में बच्चों हुआ था। अब हम आगे देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया था। रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773, वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलेटिंग एक्ट जो है बहुत पूछा जाता है, परीक्षाओं में भी पूछा जाता है।
1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग मीन्स होता है बच्चों नियंत्रण करना। जो कंपनी दिवालिया हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी नियंत्रण करने के लिए एक्ट आया था। एक्ट मीन्स होता है नियम। नेक्स्ट है अस्थायी या इस्तमरारी बंदोबस्त। अस्थायी या इस्तमरारी बंदोबस्त जो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था, 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि मेरठ में सैनिक विद्रोह जो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में सैनिक विद्रोह हुआ था। अगला है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना। दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है 1206 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट बच्चों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाई ने जो है मिलकर की थी। विजयनगर का अर्थ होता है बच्चों जीत का शहर। अगला क्वेश्चन है ताली कोटा की युद्ध।